हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एस एम लांबा आपका बाई वाला गुरुजी चैनल में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का जो सेकंड पार्ट है यानी बैक्टीरियल डिजीजेज वो लेकर आया हूं। इस क्लास में हम वेरियस बैक्टीरियल डिजीजेज को डिस्कस करेंगे, यानी वो डिजीजेज किस एजेंट की वजह से, किस बैक्टीरिया की वजह से हो रही है, एंड देन उनका सिम्टम्स क्या है, या बॉडी के कौन से पार्ट को अफेक्ट करती हैं, या फिर उनका कोई ट्रीटमेंट है, या फिर उनसे बचने का कोई जो तरीका है, वो सब इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये जो फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है ये क्लास 12th सीबीएसई के सेकेंड टर्म के लिए एंड देन आरबीएसई के जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ में नीट एंड जो सेकंड ग्रेड टीचर है जो राजस्थान में हो रहा है और लैब असिस्टेंट, इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इनके लिए भी ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जस्ट इन्फेक्शियस डिजीजेज का एक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, यानी वेरियस इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली जैसे वेरियस माइक्रोब्स हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है ना। ऐसे ही जो प्रोटोजोन्स एंड जो हेलमिन्ट्स हैं उनके थ्रू जितने भी डिजीजेज हो रही थी उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था। तो ये सेकंड पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज का, और इसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल डिजीजेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले बाई वाले गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं ये कौन कौन सी डिजीजेज हैं जो हमें परेशान कर सकती हैं, और ये डिजीजेज के बारे में किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट बैक्टीरियल डिजीज है वो है टाइफॉइड डिजीज। तो इसका जो नेम है टाइफॉइड का, ये आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, काफ़ी कॉमन डिजीज है। और स्पेशली जो इंडिया जैसे कंट्री में जहाँ पर आप कह सकते हैं हाइजीनिक कंडीशन प्रॉपर मेंटेन नहीं होती है, वहाँ काफ़ी प्रोन होती है डिजीज़। और इस डिजीज़ का फ्रेंड्स अनदर नेम है एंटेरिक फीवर। एंटेरिक फीवर मीन्स ये इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, इसलिए इसको बोलेंगे एंटेरिक फीवर, यानी इट इज़ रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि विच डिजीज इज कॉल्ड एंटेरिक फीवर। ये टर्म आपको ध्यान रखना है कि टाइफॉइड इज कॉल्ड एंटेरिक फीवर। तो ये अपने आप में एक काफ़ी जनरल क्वेश्चन बनता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द इंटेस्टाइन। अब फ्रेंड्स चलते हैं, कोई भी डिजीज का कोई ना कोई पॉजिटिव एजेंट होता है। यहाँ पर हम बैक्टीरियल डिजीज डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव एजेंट है मीन्स जो पैथोजन है, पैथोजन मीन्स डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजन का मीनिंग क्या होता है हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ इस टाइफॉइड फीवर का जो पैथोजन है उसका नेम है साल्मोनेला टाइफी, यानी एक बैक्टीरिया का नेम है। और यहाँ पर टाइफी जो है ना, ये इस बैक्टीरिया के नेम में आ रहा है। तो हम बायोलॉजिकल नेम जब पढ़ते हैं तो हम मानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नोमेनक्लेचर होता है वो बाइनोमियल होता है, यानी टू नेम से बना होता है। ये इसका जीनस नेम है और इसका स्पीसीज नेम है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ जो टाइफी नेम से हम पहचान सकते हैं कि टाइफी कोज टाइफॉइड, ठीक है ना। फिर भी मान लीजिए एग्जाम में टाइफी नहीं आता है, ओनली साल्मोनेला आता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है साल्मोनेला टाइफी है वो टाइफॉइड फीवर कॉज करता है। अब फ्रेंड्स, ये जो बैक्टीरिया है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाली जो क्लास है, मेरे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो उसमें जो ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव का जो कंसेप्ट पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर फ्रेंड्स, ये डिजीज है किस तरीके से ट्रांसमिट होती है, यानी इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी किस तरीके से ये ट्रांसमिट होगी, यानी हमारी बॉडी में ये किस तरीके से ये पैथोजन एंटर करेगा। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पर क्या है, तो हम देख सकते हैं कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये जो पैथोजन है इट इज जनरली एंटर, जनरली मीन्स आप कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। ये कहां पर एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, तो कैसे जाएगा, थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो यहाँ पर आपको टाइफॉइड का जो मेन एक तरीके से जो ट्रांसमिशन का मोड है वो आपको ध्यान रखना है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड कैसे होंगे, तो हम कह सकते हैं कोई भी जो पेशेंट है वो अपने जो फीकल मटेरियल होता है उसको अगर बाहर आउटसाइड में अगर उसको एक्सक्रीट करता है, सिक्रेट करता है, तो वहाँ से जो फ्लाइज वगैरह हैं वो उस एक्सक्रीटा पे यानी उस पेशेंट के फीकल मटेरियल के कांटेक्ट में आती हैं एंड देन फूड को कंटामिनेट कर सकती हैं। ठीक ऐसे ही
वो बाहर एक्सक्रीट किया है, तो जो वाटर बॉडीज में भी वो वाटर के थ्रू वो जो एक्सक्रीटा है वो जा सकता है, वो फिकल मटेरियल जा सकता है और वाटर बॉडीज को भी कंटामिनेट कर सकता है। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो फूड एंड वाटर के थ्रू ये हमारी बॉडी में पहुंचता है और स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन को ये अफेक्ट करता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेटा ये एंटर करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब आगे चलते हैं कि इस डिजीज के बारे में कि टाइफाइड जो फीवर है, मान लीजिए बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच गया है थ्रू दी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अब सिम्टम्स क्या आएंगे, मीन्स हमें कैसे पता चलेगा? हालांकि ये डॉक्टर का काम है, फिर भी यहाँ पर हम एज ए स्टूडेंट अगर इसको पढ़ें तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इंटेस्टाइन के रूट से अगर जा रहा है तो हमें इस डिजीज के अंदर जो आप कह सकते हैं वीकनेस तो आती ही आती है। कोई भी डिजीज होता है तो वीकनेस आता है, बट यहाँ पर स्टोमक पेन यानी स्टोमक के अंदर एक अजीब सा पेन होता है, साथ में किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, यानी इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, और हेडेक भी होगा। हालांकि हेडेक तो किसी भी डिजीज में हो सकता है, नॉर्मली ऐसे भी हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो यहाँ पर सस्टेन्ड हाई फीवर यानी एक हाई ग्रेड का फीवर आएगा और वो भी सस्टेन्ड मीन्स काफ़ी टाइम तक रहेगा, और इस फीवर का जो टेम्परेचर है वो 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा सिम्टम है कि हाई फीवर है। और साथ में एक इंपॉर्टेंट सिम्टम की इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, तो स्टमक में पेन हो रहा है लेकिन आपको भूख भी नहीं लगेगी, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कोई भी इसको एनोरेक्सिया बोलते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट के लिए एक टर्म होता है एनोरेक्सिया, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है, सॉरी क्लिनिकल टर्म है। और ये जो एनोरेक्सिया है इसका मीनिंग है कि एपेटाइट यानी जो भूख है वो बिल्कुल नहीं लग रही है, यानी खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होती है। तो देखिए इंटेस्टाइन से रिलेटेड है तो एनोरेक्सिया होगा यानी लॉस ऑफ एपेटाइट होगा, और साथ में स्टोमक में पेन होगा, और साथ में आप कह सकते हैं बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा फीवर भी आएगा। फिर इसके अलावा अगर और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो इंटेस्टाइन में अल्सर भी हो सकते हैं। ये भी अपने आप में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम है जिससे पहचाना जा सकता है। हालांकि ये इंटेस्टाइनल जो अल्सर है पेशेंट को फील नहीं करेगा, लेकिन अगर ये डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ट्रीटमेंट नहीं मिलता है पेशेंट को, तो उसके इंटेस्टाइन में अल्सर हो जाएंगे। इंटेस्टाइनल अल्सर का मीनिंग ये है कि जैसे मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ऐसे मान लीजिए, और स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वो जो वॉल है, यानी जैसे हमने इसको एक लाइन से शो किया है, लेकिन ऐसे 2 लाइन से इसके वॉल को शो कर दें तो अभी हम यहाँ देखेंगे कि इस वॉल में जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, इस तरीके से एक अल्सर क्रिएट हो गया, ऐसे यहाँ पर एक अल्सर क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से ये जो अल्सर है, इस तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर इंटेस्टाइन में अल्सर क्रिएट हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंटेस्टाइन में इस तरीके से अल्सर क्रिएट हो जाता है, और ये अल्सर मान लीजिए अब एनलार्ज हो जाए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर चांसेज है कि यहाँ से लीक आउट भी हो जाए, यानी यहाँ से एक पोर भी बन सकता है, यानी परफोरेशन भी हो सकता है। तो सीवियर केसेज में क्या होता है, इंटेस्टाइनल अल्सर एंड परफोरेशन ऑफ द इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन अगर परफोरेटेड हो गई यानी उसमें छेद हो गया, तो जो फूड कंटेंट है वो आपके बॉडी कैविटी में यानी एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, तो इस तरीके से इन्फेक्शन फैल सकता है, यानी पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो सिम्टम आ रहा है परफोरेशन एंड अल्सर, ये तो आप कह सकते हैं क्रिटिकल सिम्टम है, काफ़ी ज़्यादा जब डिजीज है वो प्रोग्रेस हो जाती है उस केस में आते हैं। बट जो जनरल सिम्टम्स हैं वो हाई फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टोमक पेन, इस तरीके से हैं। हेडेक वगैरह ये हो सकता है, वीकनेस है, जनरल कॉमन सिम्टम है, क्योंकि जब भूख ही नहीं लगेगी तो वीकनेस तो आनी ही आनी है। तो फ्रेंड्स ये अपने आप में काफ़ी एक सीरियस डिजीज़ है। अब चलते हैं इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी सिम्टम आ रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को सिम्टम बताएंगे, बट वो कंफर्म कैसे करेगा, यानी वो भगवान तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं उसकी स्टडी के बेसिस पे इन सिम्टम को देख के उसको लग जाता है। लेकिन कन्फर्मेशन के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट का जो क्वेश्चन कई बार आता है कि इट इज कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, यानी विडाल टेस्ट ये लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट होगा और पेशेंट इसके लिए पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स उसको टाइफाइड फीवर है। तो इससे हमें ये पता चल जाता है डॉक्टर को कि टाइफाइड फीवर है, और फिर इसका कोई ना कोई ट्रीटमेंट वो प्रिस्क्राइब करता है। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं और इसमें देखेंगे नेक्स्ट जो डिजीज है वो है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया के बारे में बहुत सुना होगा, स्पेशली बच्चों और बूढ़ों को काफ़ी परेशान करता है। फ्रेंड्स बेसिकली जो न्यूमोनिया है ये लंग्स से रिलेटेड है, यानी हमारे जो लंग्स हैं जो जिसको ब्रीदिंग में काम आ रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और उनको काफ़ी ये एक तरीके से अफेक्ट करता है। और न्यूमोनिया है वो रिलेटेड टू दी लंग्स है, स्पेशली रिलेटेड टू दी लंग्स। और ये जो न्यूमोनिया का जो बैक्टीरिया है ये बड़ा खतरनाक होता है, यानी लंग्स के अंदर ये एंटर कर जाता है
और लंग्स के अंदर अपनी ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एक तरीके से फ्लूइड अक्यूमुलेट हो जाता है, तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आएगी। ये हम जनरल बात कर रहे हैं, क्योंकि कई बच्चों को देखा होगा कि जो इन्फेंट्स होते हैं, जब अभी 6 मंथ के हैं या फिर 1-2 ईयर के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जनरली न्यूमोनिया काफ़ी कॉमन होता है। ऐसे ही बड़े जो एज्ड पर्सन हैं, जिनके लंग्स काफ़ी कमज़ोर हो चुके होते हैं, उनका इम्यूनिटी भी कम हो चुका है, तो उनके लंग्स में भी यानी फेफड़ों के अंदर लंग्स में इसका इन्फेक्शन हो जाता है, और उसकी वजह से आपको कह सकते हैं उनको रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो अब यहाँ पर हम चलेंगे कि इस न्यूमोनिया का जो पॉजिटिव एजेंट है, यानी जो पैथोजन है, यानी कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो इस न्यूमोनिया को कोज करता है। तो यहाँ देखिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, न्यूमोनी नेम आ रहा है इसके अंदर, इसके जीनस नेम, इसके स्पीशीज नेम में, तो न्यूमोनी से हम पहचान सकते हैं न्यूमोनिया, ठीक है। ऐसे ही इसका अनदर नेम, दूसरा एक बैक्टीरिया और है, अनदर नेम नहीं है, दूसरा बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। अब यहां पर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है और वायरल डिजीज है, वो वायरस के थ्रू होती है, बट यहाँ जो बैक्टीरिया का नेम है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, यानी इन्फ्लुएंजा जैसे ही सिम्टम आते हैं तो इस बैक्टीरिया की वजह से भी ये हो जाता है। लेकिन मेन जो बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी है, एडिशनल जो बैक्टीरिया है वो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी भी हो सकता है। तो दोनों बैक्टीरिया के ही नेम आपको ध्यान में रखने हैं। अब फ्रेंड्स, ये डिजीज स्प्रेड कैसे होगी, यानी एक पेशेंट को है तो दूसरे को, तो हमने अभी टाइफॉइड में देखा था कि वहां तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है, यहां पर कैसे स्प्रेड होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें इसका जो ट्रांसमिशन है, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, MOT यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन, वो कैसे होगा, तो बोले लंग्स से रिलेटेड है। तो पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया कहां पर है, लंग्स में है। जब वो खांसेगा, उसको कफ आएगा, तो कफ के साथ में ड्रॉपलेट्स भी आएंगे, ठीक है ना, कुछ ड्रॉपलेट्स जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो आएंगे और वो स्प्रेड होंगे। अगर सामने कोई पेशेंट है तो सामने कोई पर्सन है तो वो ड्रॉपलेट्स उस पर्सन तक पहुंच सकते हैं और वो इनको इनहेल कर लेगा। तो इसका मीनिंग हेल्दी पर्सन को भी वो बैक्टीरिया चला गया, यानी पेशेंट ने कफ किया, कफ के साथ में ड्रॉपलेट्स आए, ड्रॉपलेट्स को इनहेल किसने किया, हेल्दी पर्सन ने। तो हेल्दी पर्सन ने उसको इनहेल कर लिया, तो इस टाइप के इन्फेक्शन को हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी एरोजोल इन्फेक्शन। एरोजोल का मीन्स एयर के अंदर आप कह सकते हैं कुछ ऐसा लिक्विड की ड्रॉपलेट्स हैं, उसको एरोजोल्स बोलते हैं। एरोजोल्स का मीनिंग लिक्विड ड्रॉपलेट इन दी एयर, इस तरीके से उनको एरोजोल बोलते हैं। यानी जैसे हम परफ्यूम यूज करते हैं, डिओ यूज करते हैं, तो डिओ के अंदर क्या है, जैसे स्प्रे करेंगे तो एक कुछ ड्रॉप्स निकलेंगी लिक्विड की और वो एयर के अंदर है, तो उनको हम एरोजोल बोलते हैं। ऐसे है ना, ऐसी कंडीशन को एरोजोल बोलते हैं। तो यहां पर जब पेशेंट खांसेगा, कफ आएगा उसको, तो उससे ड्रॉपलेट निकलेंगे और ड्रॉपलेट सीधे उस हेल्दी पर्सन तक जाएंगे, वो इनहेल कर लेगा। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में, यानी पेशेंट के कांटेक्ट में आने से हो रहा है। बट यहाँ पर यहाँ जो हेल्दी पर्सन है उसको इन्फेक्शन कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू मिल रहा है। तो देखिए क्या कर रहा है, जो हेल्दी पर्सन है वो एक्वायर करता है, यानी हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोजोल, यानी इन ड्रॉपलेट्स और इनको इनहेल कर लेता है वो। जैसे ही पेशेंट ने खांसा, कफ किया और वो इनहेल किसने कर लिया, उस हेल्दी पर्सन ने। अब क्या होगा, ये इन्फेक्टेड पर्सन ने भेजे थे, यानी एरोजोल, यानी जो स्पेशली इन ड्रॉपलेट्स किसने रिलीज किए, इन्फेक्टेड पर्सन ने रिलीज किए, और किसने इनको एक्वायर कर लिया, पर्सन ने, ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट। यानी पेशेंट ने, इन्फेक्टेड पर्सन ने रिलीज किए ड्रॉपलेट्स और उनको इनहेल किसने किया, हेल्दी पर्सन ने, तो इन्फेक्शन हो गया। और साथ में अगर आप कह सकते हैं, अगर उस पेशेंट के कुछ यूटेंसिल्स या फिर जैसे लाइक ग्लासेज एंड अदर यूटेंसिल्स अगर कोई पर्सन यूज करता है तो उस केस में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेन तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, बट यहाँ पर उसके अदर जो आर्टिकल हैं जो यूज कर रहा है, जो वो कंटामिनेटेड आर्टिकल्स ऑफ द पेशेंट, यानी यहाँ पर कैसे फैल सकता है, कंटामिनेटेड आर्टिकल्स यूज्ड बाय पेशेंट, यानी पेशेंट ने जो आर्टिकल्स यूज किए हैं वो कंटामिनेटेड हो चुके हैं। तो मेनली कंटामिनेटेड आर्टिकल्स हैं दोज यूज्ड बाय पेशेंट, उनके थ्रू ये हमें हो सकता है। पेशेंट जैसे कुछ ग्लास यूज कर रहा है, यूटेंसिल्स यूज कर रहा है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं उससे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये डिजीज भी काफ़ी कॉमन है और ये काफ़ी सीरियस डिजीज है अपने आप में। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होगा, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि अफेक्टेड ऑर्गन यानी विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय दिस न्यूमोनिया। तो इन्फेक्शन अकर इन एल्व्यूलाई ऑफ द लंग्स, लंग्स का जो
एक्सचेंज करने वाला पार्ट है, गैसेज को एक्सचेंज करने वाला पार्ट है, उसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यानी एल्वियोलाई आर दी एक्सचेंज पार्ट ऑफ दी लंग्स। यानी लंग्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, वन इज कंडक्टिंग पार्ट जो एयर को कंडक्ट करके लेके जाता है वहां तक, और दूसरा होता है एक्सचेंज पार्ट। तो गैसेस एक्सचेंज पार्ट को एल्वियोलाई बोलते हैं। ये काफी स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके अंदर आप कह सकते हैं इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। और इसकी इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, ड्यू टू इन्फेक्शन एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड, यानी एल्वियोलाई में क्या भर जाएगा, एक फ्लूइड फिल हो जाएगा, है ना। और इसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू सीवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ सिम्टम देखिए आप, अफेक्टेड ऑर्गन देखिए पहले तो, कि जो लंग्स का एल्वियोलाई है वो अफेक्ट हो रहा है। और अफेक्ट कैसे हो रहा है कि ड्यू टू दिस इन्फेक्शन एल्वियोलाई के अंदर क्या फिल हो गया है, फ्लूइड फिल हो गया है। और उस फ्लूइड फिल होने की वजह से अब क्या नहीं होगा, गैसेज का एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं लंग्स के एल्वियोलाई अफेक्ट होने से क्या होता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। तो पेशेंट ऐसे हाँफता है, ऐसे लगता है उसको सांस नहीं आ रहा है, उसको वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ सिम्टम्स क्या आएंगे, तो इसी रिलेटेड सिम्टम आएंगे, इसी से रिलेटेड। तो देखिए सिम्टम्स देखिए, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है लंग्स में तो फीवर आना तय है। तो कोई भी इन्फेक्शन में चाहे वायरस के थ्रू हो या बैक्टीरिया के थ्रू हो, जनरली फीवर आता ही आता है। बट यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम को अटैक कर रहा है तो कुछ ऐसे लेवल का फीवर आता है जिसमें चिल्स आते हैं। चिल्स का मतलब ऐसे कहते हैं सर्दी के साथ में, यानी कोल्ड फील करता है ना। एंड देन कफ तो आएगा आएगा, लंग्स के थ्रू है तो खांसी आएगी, कफ आएगा, साथ में हेडेक भी होने लगेगा, और साथ में पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, यानी एक तरीके से पेशेंट है वो सांस लेने में उसको तकलीफ होने लगेगी। तो लंग्स से रिलेटेड है तो इसलिए आप कह सकते हैं फीवर चिल ये तो होगा, लेकिन कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग ये स्पेशली लंग्स से रिलेटेड सिम्टम है। तो ये सिम्टम पेशेंट को आएंगे, काफी कॉमन डिजीज है, इन सिम्टम को हम इजीली पहचानते भी हैं। बट इन सीवियर केसेज, अगर मान लीजिए निमोनिया का कोई सीवियर केस होगा, तो सीवियर केस होगा तो उसको ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, क्लियर है, क्योंकि ज्यादा जो एल्वियोलाई हैं वो फ्लूइड से फिल हो जाएंगे, तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, तो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, है ना। ब्लड है उसके अंदर क्या नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा। तो सीवियर केसेस में यानी जो लिप्स एंड फिंगर नेल हैं पेशेंट के टर्न ग्रे टू ब्लूइश, यानी उनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्लूइश कलर हो जाता है। अब ब्लूइश कलर क्यों हो जाता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन इन दी ब्लड, ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो गया, उसके लिप्स का और फिंगर नेल का कलर कैसा हो गया, ग्रे टू ब्लूइश। अब देखिए इसमें कंसेप्ट क्या है कि ऑक्सीजन जनरली ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जनरली ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन, बट हीमोग्लोबिन का नेचुरल कलर है वो वायलेट कलर होता है। बट जैसे ही ऑक्सीजन इससे बाइंड होती है इसका कलर रेड कलर हो जाता है। लेकिन ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होने की वजह से, यानी ड्यू टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्लड में क्या कम हो जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल। तो ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल भी कम हो गया, और ऑक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल कम होगा तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का कलर कैसा होता है, रेड होता है। अब इसकी कमी आ गई तो ओनली हीमोग्लोबिन का कलर आएगा, और उसकी वजह से ब्लूइश अपीयरेंस आएगी लिप्स की एंड फिंगर नेल्स की। तो ये भी अपने आप में काफी सीवियर केसेस में होता है, काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज प्लेग। तो प्लेग की अगर हम बात करें तो प्लेग में देखो क्या होता है। प्लेग जो है ये काफी नेम आपने सुना होगा, और इसका जो अनदर नेम है बुबोनिक प्लेग, जो एक प्लेग का ही अलग से टाइप है। और फाइनली फ्रेंड्स इसका एक नाम है ब्लैक डेथ। तो ये जो ब्लैक डेथ का जो एक जनरल क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्स में आता ही आता है क्वेश्चन का, बट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो ये ब्लैक डेथ है ये क्यों बोल रहे हैं इसको, तो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ देखिए प्लेग जो है उसका जो पैथोजन है यानी जो बैक्टीरिया है उसका नेम है यर्सीनिया पेस्टिस, यर्सीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पर यर्सीनिया पेस्टिस है, किसका बैक्टीरिया है, प्लेग का। तो प्लेग में भी पी से स्टार्ट हो रहा है, पेस्टिस में भी पी आ रहा है, तो ऐसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हम इजीली पहचान सकते हैं। और साथ में फ्रेंड्स इसका जो अनदर नेम है, प्रीवियसली दिस यर्सीनिया पेस्टिस इज नोन एज पास्चुरेला पेस्टिस, यानी इसका पुराना नेम है, पहले इसको क्या बोलते थे, ये पास्चुरेला
पेस्टिस बोलते थे, ये ओल्ड नेम है, यानी दिस इज द ओल्ड नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया का क्या है बेटा, ये ओल्ड नेम है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब ये जो डिजीज है ये क्या बॉडी में क्या सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगी, ये थोड़ा सा हमें जानना जरूरी है। तो देखिए सिम्टम्स क्या आएंगे इसके, तो सिम्टम्स यानी बैक्टीरिया अंदर एंटर किया है तो हाई फीवर तो आएगा, फीवर आएगा, हेडेक होगा, ये एक कॉमन सिम्टम है किसी भी डिजीज के लिए, कि जैसे मान लीजिए इन्फेक्टिव डिजीज के लिए। बट देखिए यहां पर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, वो क्या है, एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड यानी आप कह सकते हैं जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स मतलब आर्म पिट के अंदर ग्रोइन रीजन में, तो यहां पर हम कह सकते हैं ये जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, ये है ना कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ द प्लेग। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है इसमें, एनलार्जमेंट ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, यानी जो आर्मपिट और जो ग्रोइन रीजन है वहां की जो लिम्फ नोड है वो एनलार्ज हो जाती हैं। एनलार्ज के लिए यहां टर्म आया बूबो, यानी एक लंप बन जाता है, फूल जाती हैं, ठीक है ना, इसलिए बूबो टर्म आया है। तो बूबो का मीनिंग होता है लंप। तो जो बूबोनिक प्लेग है उसमें क्या होता है, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं काफी स्वेल हो जाती हैं इन द ग्रोइन और द आर्मपिट, ठीक है ना। तो यानी जो यहां पर आपके आर्मपिट में जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, और उस स्वेलिंग टर्म के लिए बूबो टर्म आया है, तो इसलिए इस डिजीज को हम बोल रहे हैं बूबोनिक प्लेग, ठीक है फ्रेंड्स। अब बेटा साथ में पेशेंट कभी कभी अनकॉन्शियस भी हो जाता है, यानी बेहोश हो जाता है, तो उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है, यानी अनकॉन्शियस हो जाता है। और साथ में कई बार क्या होता है, उसकी स्किन पे रेड पैचेज, यानी स्किन पे जो क्या है रेड पैचेज अपीयर होते हैं, लाल लाल रंग के पैचेज, यानी स्किन पे पैचेज का मतलब कोई स्वेलिंग नहीं है वहां पर, जस्ट रेड कलर का एक स्पॉट सा होता है ऑन द स्किन, और ये बाद में क्या हो जाता है, टर्न ब्लैक, बाद में क्या हो जाता है, विच टर्न ब्लैक एंड अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ, और उसके बाद में क्या हो जाती है पेशेंट की डेथ। हेंस दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन एज ब्लैक डेथ। तो यहां पर देखिए जो बैक्टीरिया है यर्सीनिया पेस्टिस, वो उसका इन्फेक्शन हुआ है, और इन्फेक्शन कैसे हुआ अभी हम डिस्कस करेंगे। बट इन्फेक्शन होने से क्या होता है, फीवर आएगा, हेडेक होगा, ये अलग चीजें हैं, लेकिन स्पेशली जो आर्म पिट और ग्रोइन रीजन की लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, और साथ में बॉडी पे रेड पैचेज हो जाएंगे स्किन पर, और ये बाद में क्या हो जाएंगे, ब्लैक हो जाएंगे, एंड देन अल्टीमेटली उसे डेथ हो जाएगी। हैंस दिस डिजीज इज कॉल्ड ब्लैक डेथ। तो फ्रेंड्स यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैक डेथ ब्लैक को बोलते हैं। अब यहाँ मोड ऑफ इन्फेक्शन, यानी ये इन्फेक्शन हमें हुआ कैसे, सिम्टम हमने देखे, बॉडी में जाने के बाद में सिम्टम आएंगे, बैक्टीरिया बॉडी में एंटर कर गया, उसके बाद में सिम्टम आएंगे, बट सिम्टम आए कैसे, तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो प्लेग है उसका जो मोड ऑफ इन्फेक्शन अगर बात करें तो हम बोलेंगे इट इज प्राइमरली ए डिजीज ऑफ रोडेंट्स, यानी चूहे जो होते हैं उनका ये डिजीज है, बट कैन एक्सीडेंटली, ये एक्सीडेंटली ह्यूमन में आता है, एक्सीडेंटली अफेक्ट ह्यूमन को एक्सीडेंटली अफेक्ट करता है। अब कैसे अफेक्ट करता है, बोले इट इज स्प्रेड फ्रॉम रेट टू रेट थ्रू रेट फ्लिया, रेट की बॉडी पर रेट फ्लिया होते हैं, यानी कुछ स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं जो रेट की बॉडी पर होते हैं, जिनको हम जिनोप्साइला बोलते हैं, दे आर कॉल्ड जिनोप्साइला। तो जिनोप्साइला आर रेट फ्लिया, दे लिव इन द बॉडी ऑफ रेट्स, तो किस पर है, रेट की बॉडी पर है। लेकिन अभी बैक्टीरिया का तो नाम आया ही नहीं, तो हम बोलेंगे जो बैक्टीरिया है वो इस रेट फ्लिया के अंदर होता है। तो देखिए अब ये जो इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, तो हम यहाँ बात करें कि साहब ये एक, जैसे मैं यहाँ कोई स्पेशल फिगर नहीं बना रहा हूं, ये एक रेट है ना, रेट का ये यहाँ पर आप जानते हैं रेट के जो हेयर्स होते हैं स्किन पे काफ़ी ज़्यादा डेंस होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये फिगर रेट जैसा नहीं दिखे, कुछ अलग ही बन गया है ना, फिर भी यहाँ पर आपको इसको रेट कंसीडर करना है। अब रेट की बॉडी पर यहाँ पर क्या होते हैं फ्रेंड्स, बोले रेट की बॉडी में यहाँ पर ऐसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे बालों में होते हैं ना, किसी किसी के बालों में हो जाते हैं। तो बेटा ये रेट है, और रेट की बॉडी पर क्या है, यहां पर ये रेट फ्लिया है, रेट फ्लिया यानी एक तरीके का स्पेशल इंसेक्ट, ये क्या है, एक इंसेक्ट है, और ये कहां पर है बेटा, रेट की बॉडी पर। अब इस इंसेक्ट के इनसाइड क्या है,
तो बोले इस इंसेक्ट के इनसाइड में यहाँ पर ये प्लेग का जो बैक्टीरिया है, मैं इसको यहाँ पर ऐसे डॉट 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 से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से ब्लैक डॉट से शो कर रहा हूँ। तो बेटा ये क्या है, इनसाइड दी बैक्टीरिया क्या है, रेट फ्लिया के इनसाइड द रेट फ्लिया क्या है, बैक्टीरिया ऑफ प्लेग, यानी इसमें क्या है, बैक्टीरिया है। और कौन सा बैक्टीरिया है, यर्सीनिया पेस्टिस। तो यहां देखिए रेट की बॉडी पर रेट फ्लिया है, रेट फ्लिया के अंदर क्या है, बैक्टीरिया है। तो अब ये जो बैक्टीरिया है वो रेट टू रेट स्प्रेड होता रहता है जनरली। कैसे, रेट फ्लिया के थ्रू। ये रेट फ्लिया एक रेट से दूसरे रेट में जाएगा, जैसे एक रेट है दूसरे रेट में चला जाएगा और उसको इन्फेक्ट कर देगा। बट एक्सीडेंटली अगर मान लीजिए रेट डाई हो जाता है, मर जाता है, तो जैसे ही ये मरेगा तो यहाँ पर इसके बॉडी पे क्या रह रहा था, बोले जैसे ये किल होगा, मरेगा, तो इसकी बॉडी पर क्या है फ्रेंड्स, तो बोले हम बात करेंगे इसकी बॉडी पर जो रेट फ्लिया है वो आप कह सकते हैं व्हेन रेट डाई, जो रेट है वो मर जाता है तब उस केस में क्या होता है, रेट फ्लिया लीव द बॉडी, यानी दे लीव द बॉडी ऑफ रेट, रेट की जो बॉडी को छोड़ देते हैं। और छोड़ के कहाँ आएंगे, जैसे मान लीजिए रेट हमारे रूम में घर पे मर गया, तो अब उसकी बॉडी पे रेट फ्लिया है, तो वो रेट फ्लिया तो हमारे कपड़ों में आ जाएंगे, हमारे बिस्तर में आ जाएंगे और अल्टीमेटली हमें बाइट करेंगे। तो अब यहाँ पे यही बोला है कि व्हेन द इन्फेक्टेड रेट डाइज, इन्फेक्टेड रेट जब मर जाता है, द फ्लिया लीव देयर बॉडी, रेट की बॉडी को फ्लिया छोड़ देते हैं, एंड कैन इवन बाइट ह्यूमन, ह्यूमन को बाइट कर देते हैं, एंड क्या इंजेक्ट कर देते हैं उसकी बॉडी में, एंड इंजेक्ट प्लेग जर्म इनटू हिज ब्लड। यानी मेन प्रॉब्लम कहाँ है, बोले रोडेंट्स, रेट के अंदर जो फ्लिया है उनकी बॉडी पे, उसके अंदर ये बैक्टीरिया है। तो ये हमारे से तो बहुत दूर है, रेट्स का डिजीज है ये, तो रोडेंट्स का डिजीज है, रेट टू रेट स्प्रेड होता रहता है। लेकिन जैसे रेट डाई हुआ, इन्फेक्टेड रेट डाई हो गया, उस केस में ये जो फ्लिया है वो रेट की बॉडी से निकल के, अगर हमारे घर के आसपास में है, हमारे घर के अंदर है, तो रेट की बॉडी से निकल के हमारे घर में कपड़ों में आ जाएंगे और फाइनली ह्यूमन को ये बाइट करके कर देगा रेट फ्लिया, और बाइट करते ही हमारी बॉडी में क्या चला गया, बैक्टीरिया। तो फ्रेंड्स इसलिए रेट हमारे लिए हार्मफुल है। घर के अंदर आप कह सकते हैं कोई रेट ऑटोमेटिकली अपने आप मर रहा है, तो इसका मतलब काफ़ी चांसेज हमें इन्फेक्शन होने के, तो रेट्स को घर में अवॉइड करना चाहिए, कैसे जैसे उनको वहां से निकालना जरूरी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज जो काफी सीवियर डिजीज है और काफी कॉमन डिजीज है। इसका नेम आप सब लोगों ने सुना होगा, ट्यूबरकुलोसिस, यानी जिसको आमतौर पे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टीबी, टीबी बोलते हैं सभी, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस को बोलते हैं टीबी। तो यहां पर आपको बेटा ये ध्यान रखना है कि ट्यूबरकुलोसिस इज कॉल्ड टीबी। तो यहां पर हम बात करेंगे कि जो टीबी है वो किस टाइप का डिजीज है, यानी ये कहां पर होता है, कैसे होता है, किस ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। तो फ्रेंड्स यहां पर रॉबर्ट कोच नाम के एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस टीबी के बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, इसलिए इस डिजीज को कोच डिजीज भी बोलते हैं, है ना। रॉबर्ट जो कोच है, जो साइंटिस्ट है रॉबर्ट कोच, उनके नेम से इस डिजीज को क्या बोलते हैं, कोच डिजीज। अब यहां पर टीबी का जो पैथोजन है, यानी जो बैक्टीरिया है जिसके थ्रू ये टीबी होती है, तो यहाँ नेम है उसका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के नेम में आ गया, लेकिन फिर भी अगर माइकोबैक्टीरियम अकेला नेम आता है तो आपको ध्यान रखना, माइकोबैक्टीरियम एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया है जो आप कह सकते हैं काफ़ी खतरनाक है और इसकी वजह से टीबी होती है। अब इन्फेक्शन कैसे होगा, बोले पेशेंट है एक टीबी का और हमें कैसे फैलेगा, तो मोड ऑफ इन्फेक्शन जो है वो इसका क्या है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी ये ड्रॉपलेट से ही, यानी पेशेंट खांसेगा तो मेनली उसी से होगा। लेकिन साथ में फोमाइट बोर्न भी होता है। फोमाइट बोर्न का मीनिंग ये है, देखो ये जो टर्म है फोमाइट बोर्न इन्फेक्शन, इसका मीनिंग ये है कि जो पेशेंट के जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी उसके कपड़े या फिर जो बर्तन हैं उनके थ्रू, यानी उसके क्लॉथ हैं, यूटेंसिल्स, उनके थ्रू भी हमारे को हो सकता है। तो यहाँ या फिर पेशेंट ने खांसा है, कहीं पे कफ किया है और किसी ऑब्जेक्ट पे वो लग गया और उस ऑब्जेक्ट को हमने टच कर लिया है, जैसे डोर के जो हैंडल्स हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको हम फोमाइट बोलेंगे, कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। अब ये ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं जो घर में यूज हो रहे हैं वो सब,
तो कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स को छूने से, टच करने से भी वो बैक्टीरिया हमारे हाथों पे लग जाएगा और हम जनरली कई बार उसको, है ना, इनहेल कर सकते हैं। जैसे नोज पे फिंगर लगा लिया तो वो चला जाएगा। तो अल्टीमेटली ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू होता है वैसे तो, जब डायरेक्ट सामने पेशेंट है तब तो, जैसे वो कफ करेगा तो कफ से हमारे को हो जाएगा, हमारे अंदर बैक्टीरिया चला जाएगा। लेकिन फोमाइट बोर्न भी होता है। तो फ्रेंड्स फोमाइट बोर्न का आपको स्पेशली ध्यान रखना। फोमाइट बोर्न एक टर्म है जिसका मीनिंग है कि इन्फेक्शन थ्रू दी कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, यानी जो बैक्टीरिया से जो ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड हो गए हैं उनके थ्रू ये इन्फेक्शन हो रहा है। अब देखिए ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ये किस ऑर्गन से रिलेटेड है, तो हम यहाँ बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस जनरली इट इज रिलेटेड टू द लंग्स। पल्मोनरी टीबी होता है, लेकिन इसके क्या सिम्टम आएंगे, तो यहाँ हम सिम्टम्स की बात करें तो क्रोनिक कफ आएगा काफी लंबे टाइम तक। कई बोलते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट आता है कि अगर आपको 14 डे से 2 वीक से ज्यादा कफ आ रहा है तो आपको टीबी की जांच करवानी चाहिए। तो क्रोनिक कफ यानी लंबे टाइम से खांसी आ रही है, साथ में फीवर, बुखार तो आएगा और थोड़े दिन बाद में वीकनेस भी आ जाएगी। फीवर आ रहा है, वीकनेस, क्यों खाना भी कम खाएंगे, और साथ में फिर एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आएगा और वो आएगा ब्लडी स्पुटम। यानी जो स्पुटम है, जब खांसते हैं तो जो बलगम आता है, जो स्पुटम है उसमें क्या है, ब्लड आ जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्रोनिक कफ था और साथ में स्पुटम आ गया। भाई फीवर तो किसी भी इन्फेक्शन में हो सकता है, वीकनेस भी आ सकती है, बट क्रोनिक कफ, लंबे टाइम से खांसी हो रही है और स्पुटम के अंदर, बलगम के अंदर ब्लड आ गया, तो इसका मतलब चांसेस है टीबी हो गया है। और साथ में क्या हो रहा है, ब्रेथलेसनेस, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब फेफड़े के अंदर यानी लंग्स में इन्फेक्शन है। तो ये तीनों ही अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है जिनसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ सिम्टम लॉस ऑफ वेट। पेशेंट का जो वेट है वो वजन एकदम से कम होगा, 1 महीने के अंदर 5-6 kg है ना, वो 5 to 6 kg, 5 to 7 kg है ना, वेट लॉस हो जाता है। तो उसको समझ लेना चाहिए कि उसने तो सब कुछ किया, कोई ऐसा कोई डाइटिंग भी नहीं किया है ना, लेकिन फिर भी उसका वेट लॉस हो गया। तो ये भी अपने आप में टीबी को इंडिकेट करता है। और साथ में पेन इन दी चेस्ट, यानी यहाँ चेस्ट में पेन होगा। तो चेस्ट में पेन क्यों होगा, बिकॉज इन्फेक्शन है लंग्स में, तो अंदर से पेन आएगा। और बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव फटीग, बहुत ज़्यादा थकान, फटीग मतलब एक तरीके से लैक ऑफ एनर्जी फील होगी, फटीग होगा, बहुत ज़्यादा थकान रहेगा पेशेंट को। तो देखिए जब उसको खांसी आ रही है और ब्लड में स्पुटम आ रहा है तो हम कह रहे हैं कि साहब टीबी हो सकता है, लेकिन उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, शरीर का वजन भी यानी वेट लॉस भी हो रहा है, तो अल्टीमेटली उसके चेस्ट में पेन भी हो रहा है। तो अब उसको क्या, थकान तो आनी है, क्योंकि उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस हो रही है, तो फटीग तो होगा ही होगा। और साथ में उसको लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख भी नहीं लगती है। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स क्या इंडिकेट करते हैं कि टीबी हो गया है। साथ में टीबी के अंदर जो फीवर आता है वो देखो कैसा आता है कि राइज ऑफ टेम्परेचर इन द इवनिंग, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इवनिंग के अंदर यानी शाम के टाइम के अंदर आपका बढ़ेगा। ऐसे लगेगा हर शाम को मतलब फीवर आता है। और फिर रात में खाना खाते हैं, अच्छा लगता है, नींद आ जाती है, और दूसरे दिन सुबह उठते एकदम फ्रेश। लेकिन फिर शाम को तो हमें ऐसे लगता है कि साहब पूरे दिन काम करके आए हैं तो फीवर आ रहा है। लेकिन ध्यान रखना है, अगर सारे सिम्टम में खांसी भी आ रही है, स्पुटम के साथ ब्लड भी आ रहा है, सांस लेने में यानी ब्रेथलेसनेस भी हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है और एपेटाइट भी कम हो गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया है, तो ऐसे मान लीजिए टीबी के चांसेज हैं। और बेटा साथ में क्या होगा, अब लंग्स से रिलेटेड है तो इन्फेक्शन लंग्स में है, तो यहाँ पर थ्रोट में भी थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट आएगा और आवाज़ आपकी भारी हो जाएगी। हॉर्सनेस ऑफ द थ्रोट, थ्रोट के अंदर हॉर्सनेस, ऐसे बोलेंगे तो नॉर्मल टोन ना लिख करके थोड़ा सा भारी आवाज़ लगेगी। साथ में नाइट स्वेटिंग, और रात के अंदर पसीना आएगा। हालांकि नाइट जो स्वेटिंग है वो कई अदर डिजीज में भी होती है, जैसे HIV में भी होता है, बट नाइट स्वेटिंग टीबी में भी होता है। और साथ में रैपिड पल्स हो जाती है, यानी आपकी जो पल्स रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए ये सारे सिम्टम है, इजीली हम इनको पहचान सकते हैं। खांसी आ रही है पकड़ सकते हैं, फीवर भी आ रहा है, हमारे स्पुटम में ब्लड भी आ रहा है, खुद पेशेंट देख सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, ब्रेथलेसनेस वो फील कर सकता है, वजन कम हो रहा है तो उसको भी अंदाजा लग जाएगा, भूख नहीं लगेगी उसका अंदाजा लग जाएगा, चेस्ट में पेन हो रहा है उसको पता चल जाएगा, शाम को फीवर आएगा उसको भी पता चल जाएगा, आवाज़ भारी होगी तो पता चल जाएगा, नाइट में पसीना आ रहा है तो पता चल जाएगा। यानी ये सारे पेशेंट खुद ही अपने आप के अंदर नोटिस कर सकता है इन सिम्टम्स को, और उसको महसूस हो जाता है कि मुझे कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है और कहीं ना कहीं टीबी ही है, क्योंकि ये जनरल टर्म है, जनरल डिजीज है। जनरल का मतलब काफ़ी सीरियस डिजीज है पुराने टाइम में, आजकल इसका ट्रीटमेंट है, अभी हम बात करेंगे आगे, तो ट्रीटमेंट पॉसिबल है। लेकिन ये जो डिजीज है वो इतना मतलब हार्मफुल है हमारे लिए कि हमारे लंग्स को कॉम्प्रोमाइज़ कर देती है, लंग्स की फंक्शन को इतना अफेक्ट करती है, और साथ में ओवरऑल हेल्थ इतनी कम वीक हो जाती है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं पेशेंट है वो प्रोडक्टिव नहीं रहता, यानी वो अगर फिजिकल वर्क करे तो वो आप कह सकते हैं उतना अच्छे से नहीं कर पाता है।
अब ट्यूबरकुलोसिस का अफेक्टेड ऑर्गन, तो अभी हमने पढ़ा कि साहब अफेक्टेड ऑर्गन क्या हो गया, तो हम बोलेंगे इसका जो बैक्टीरिया है, यानी दैट बैक्टीरिया डैमेज द टिश्यू एंड रिलीज ए टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन। इसका जो बैक्टीरिया अगर लंग्स में चला गया तो वहां टिश्यू को डैमेज करेगा और एक टॉक्सिन रिलीज करेगा जिसका नाम है ट्यूबरकुलिन, ठीक है ना। और इस ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन की वजह से ही ये आप कह सकते हैं डिजीज होती है। तो बैक्टीरिया जो है टिश्यू को डैमेज करता है और क्या एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ट्यूबरकुलिन। तो ट्यूबरकुलिन इज द टॉक्सिन रिलीज्ड बाय द बैक्टीरिया ऑफ टीबी, ठीक है ना। और अब यहां पर आप कह सकते हैं टीबी जो है स्पेशली मेनली तो हम जो लंग्स को अफेक्ट करता है जिसको हम पल्मोनरी टीबी बोलते हैं। पल्मोनरी टीबी किसको बोलते हैं, पल्मोनरी टीबी, लंग्स के टीबी को, है ना। बाकी लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी हो सकता है, बोन्स में भी हो सकता है, जॉइंट्स में भी हो सकता है। बोन्स का टीबी भी काफ़ी कॉमन है और लंग्स का सबसे कॉमन है। अब इससे फ्रेंड्स इस डिजीज से बचना है तो एक वैक्सीन आती है जो आजकल आफ्टर बर्थ लगती है और उसका नाम है बीसीजी। तो टीबी का जो वैक्सीन है प्रिवेंशन के लिए उसका नाम क्या है, बीसीजी। तो बैसिलाई कार्मेटी ग्वेरिन इसका फुल फॉर्म, कई बार एग्जाम में जनरल एग्जाम ऐसा क्वेश्चन भी जनरल क्वेश्चन भी बनता है, तो आपको इसका टीबी के वैक्सीन का फुल फॉर्म, फर्स्ट ऑफ ऑल तो टीबी का वैक्सीन ही ध्यान रखना है, तो टीबी, बी में बीसीजी ऐसे याद रखना है। तो इस तरीके से आपको टीबी में बी आ रहा है और बीसीजी में भी आ रहा है, तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान रखना है। और ये जो वैक्सीन है ये काफ़ी प्रोटेक्टिव है, यानी ये प्रोटेक्शन करती है टीबी से फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी जो टीबी है वो अपने आप में काफ़ी सीरियस डिजीज है, आपने प्रिवेंशन कर भी लिया है लेकिन फिर भी टीबी हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी को वैक्सीन नहीं लगा है तो उसका डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे इन 3 टेस्ट के थ्रू। जनरल टेस्ट है, जो मैंटॉक्स टेस्ट है, मॉन्टॉक्स टेस्ट, ये जो टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो हैंड है, जैसे ये हाथ है और हाथ में ये जैसे इस तरीके से यहाँ पर स्किन पे क्या कर देते हैं, सिरिंज के थ्रू ये जो ट्यूबरकुलिन जो टॉक्सिन था वो इंजेक्ट कर देते हैं। तो इसीलिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट बोलते हैं इसको, मॉन्टॉक्स टेस्ट को ट्यूबरकुलिन टेस्ट, यानी जो ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन है वो यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे। और ट्यूबरकुलिन टॉक्सिन इंजेक्ट करने के बाद में क्या कर देंगे, यहाँ पर इसके अराउंड एक सर्कल बना देंगे। अगर मान लीजिए इस ट्यूबरकुलिन टेस्ट से यहाँ पर इस सर्कल करने से यहाँ पर रेडनेस आती है और वो रेडनेस स्प्रेड होती है और इतना ही स्प्रेड होती है एक पर्टिकुलर टाइम में, मान लीजिए 7 दिन के अंदर, डॉक्टर बोलता है कि 7 दिन तक अगर मान लीजिए रेडनेस इस सर्कल के बराबर हो गई तो इसका मतलब आपको टीबी है। यानी जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उस केस में टीबी को कंफर्म मानते हैं, कंफर्म तो नहीं लेकिन ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है। लेकिन फिर भी ये टेस्ट है ना अभी कंफर्मेटरी नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए हमारे को टीबी का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ और हमें टीबी तो नहीं है बट टीबी का बैक्टीरिया अंदर गया और कुछ एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो ये टेस्ट हमारे लिए भी पॉजिटिव आएगा। तो ये टेस्ट एक तरीके से रिजेक्टेड टेस्ट है, पुराने टाइम का टेस्ट है। लेकिन फिर भी जो स्पुटम है उसके अंदर अगर चेक किया जा सकता है तो स्पुटम में क्या चेक करेंगे, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, भाई खांसेगा तो लंग्स से स्पुटम आएगा, स्पुटम के साथ में बैक्टीरिया भी आएगा। तो इस तरीके से ये बैक्टीरिया की प्रेजेंस को इसमें चेक करते हैं। और साथ में चेस्ट का एक्सरे चेक करेंगे तो अगर मान लीजिए चेस्ट का जो एक्सरे क्लियर नहीं है, वहाँ पर कुछ अगर कोई डिफॉर्मिटी है, लंग्स के अंदर कोई डैमेज हुआ है तो वो एक्सरे में शो होगा। तो ये एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। इसके बाद में भी कुछ इन्वेस्टिगेशन है, जैसे चेस्ट का सीटी स्कैन होता है या फिर आप कह सकते हैं कुछ अदर टेस्ट भी हैं जिनके थ्रू टीबी कंफर्म होता है। तो बेटा इसका जो ट्रीटमेंट है, अब किसी को हो गया है तो वो सारे सिम्टम आएंगे, तो ये ट्रीटमेंट है वो है डॉट्स। तो डॉट्स का नेम आपने सुना होगा, एड भी सुना होगा, पुराने टाइम में टीवी में काफ़ी ऐड आता था डॉट्स। तो डॉट्स क्या है, ये कोई मेडिसिन नहीं है। डॉट्स इसका जो थेरेपी है, एक तरीके से ट्रीटमेंट का जो स्कीम है उसके लिए नाम है, और इसका नाम है डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन एंड टी फॉर ट्रीटमेंट एंड एस फॉर शॉर्ट कोर्स। यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, ट्रीटमेंट, शॉर्ट कोर्स, ये क्या है, ये टीबी के लिए इलाज है, ट्रीटमेंट है। डॉट्स, इस डॉट्स के थ्रू क्या दी जाती हैं, बोले पेशेंट को मेडिसिन दी जाती हैं, यानी एंटी टीबी मेडिसिन, एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन। इस ट्रीटमेंट के थ्रू क्या दिया जाता है पेशेंट को, मेडिसिन। अब इस ट्रीटमेंट का नाम ऐसे क्यों रखा, तो हम बात करेंगे कि मान लीजिए टीबी का जो पेशेंट होता है, आपने सुना होगा उसको 9 मंथ के लिए, 9 मंथ के लिए मेडिसिन दी जाती है।
पेशेंट पहले भी काफ़ी परेशान है, वो टीबी डायग्नोस हो गया है, तो अब उसको मेडिसिन लेनी है। वो मेडिसिन इतना उनके साइड इफेक्ट होते हैं कि जब वो 2 मंथ्स तक मेडिसिन लेता है तो उसके बॉडी में कुछ साइड इफेक्ट भी आएंगे और ओवरऑल पेशेंट को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी आएगा। तो इंप्रूवमेंट आने के बाद में उसको लगता है कि मैं बीमार नहीं हूँ, डॉक्टर तो मुझे ज़बरदस्ती ऐसे दवाइयाँ खिला रहा है। तो कई बार पेशेंट क्या होता है, परेशान होकर के उस ट्रीटमेंट को वहीं डिसकंटिन्यू कर देता है। और डिसकंटिन्यू करने से क्या होगा, टीबी के सिम्टम्स गए हैं उसमें, लेकिन टीबी का बैक्टीरिया पूरी तरीके से वहां किल नहीं हुआ है ना, बैक्टीरिया अभी भी बॉडी में है। तो अब जैसे ही वो इलाज बंद करेगा, बैक्टीरिया दोबारा से तैयारी करके आएगा, यानी उसको बैक्टीरिया को हमने एक तरीके से इंजर्ड कर दिया था मेडिसिन से, अब वो पूरी तैयारी के साथ में रेजिस्टेंस पावर के साथ में आएगा और अब उस पेशेंट को ये दवाइयाँ ठीक नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए आप कह सकते हैं ट्रीटमेंट वो डिसकंटिन्यू कर देता है। और डिसकंटिन्यू नहीं करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया, डॉट्स। क्या कहा कि इन दवाइयों को पेशेंट को ऐसे मत खिलाओ, पेशेंट को हेल्थ जो प्रोफेशनल है हॉस्पिटल के अंदर, जो डिस्पेंसरी है आसपास का, जो सबसे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है या फिर जो सब सेंटर है, उस पे पेशेंट को बुलाओ और जो हेल्थ प्रोफेशनल के सामने, यानी वहां पर जो भी नर्सिंग स्टाफ है उसके सामने या फिर जो भी वहां पर जो हेल्थ कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी है, वो उसको वो दवाई खिलाएगा। तो उसके सामने खाया, तो बोले डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में खाया उसने। ट्रीटमेंट कैसे लिया, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में, और शॉर्ट कोर्स मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के लिए कोर्स लिया। तो इस तरीके से इसका नाम हो गया डॉट्स, है ना। तो डॉट्स एक इस सिस्टम को बोल रहे हैं एक तरीके से। बाकी उसमें ट्रीटमेंट तो एंटीट्यूबरकुलर मेडिसिन ही दी जाती हैं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये काफ़ी साइड इफेक्ट वाली होती हैं, इसलिए पेशेंट इनको डिसकंटिन्यू कर सकता है, इसलिए पेशेंट को डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन में खिलाई जाती हैं। अगर मान लीजिए डिसकंटिन्यू करता है तो क्या होगा, तो बोले टीबी का जो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस हो जाएगा और उसके बाद में मेडिसिन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो उस टीबी को हम बोल देंगे एमडीआर टीबी, यानी एमडीआर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। एमडीआर का मतलब है एम फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रेजिस्टेंट टीबी। तो इस तरीके से ट्यूबरकुलोसिस है ना। तो मल्टी ड्रग यानी अब ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं होगा उस टीबी पे। तो इस तरीके से ये टीबी खतरनाक वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि एक सोशल अवेयरनेस फैलानी है कि आपके फैमिली मेंबर में, आपके नेबर में कोई भी है या फिर आपके रिलेशन में अगर किसी पेशेंट को टीबी डायग्नोस हुआ है तो उसको ये बोलना है कि ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू मत कर देना, अदरवाइज टीबी कभी ठीक नहीं होगी। और ये टीबी जब मान लीजिए ठीक नहीं होने वाली टीबी अगर मान लीजिए आपने अपने फैमिली मेंबर को ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू गिफ्ट में दे दी तो उसके भी फिर दवाइयाँ असर नहीं करेंगी, यानी बड़ा खतरनाक मामला हो जाएगा। एक गलती पेशेंट ने की दवाई नहीं लेके, लेकिन उसकी सजा भुगतेगा उसकी पूरी फैमिली, और फैमिली से उसके पड़ोसी, पड़ोसियों के अलावा आप कह सकते हैं आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल टीबी है वो लंग्स से रिलेटेड है जनरली। तो ये जनरल हेल्थ को इतना अफेक्ट करता है कि पेशेंट के अंदर इतनी वीकनेस आ जाती है, उसका इतना वेट लॉस हो जाता है, वो अनप्रोडक्टिव हो जाता है, उसको काम करने की बिल्कुल भी उसमें एनर्जी नहीं रहती है। तो इस तरीके से इंडियन पॉपुलेशन में, यानी जो स्पेशली आप कह सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनमें ये काफ़ी ज़्यादा प्रोन है। स्पेशली जैसे हम बात करें कुछ ऐसे एरियाज, रूरल एरियाज है, वहाँ पर अभी काफ़ी प्रोन है। तो वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसको ये अफेक्ट कर रही है। तो टीबी जो है ये काफ़ी सीरियस इन्फेक्शन है, इसे बचा जा सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट है वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाती है, बस हमें अवेयरनेस की जरूरत है। तो एज ए स्टूडेंट अभी आपको एज ए सोशल मैसेज भी स्प्रेड करना है कि क्या करना है कि टीबी का जो ट्रीटमेंट है, जो डोट्स है, वो आपको पूरा लेना है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट आपको सबको बताना है, बिकॉज नहीं लेंगे तो एमडीआर हो जाएगा, और एमडीआर हो गया तो सारी की सारी फैमिली गई, यानी उनका एक तरीके से जो हेल्थ है, क्वालिटी ऑफ हेल्थ, वो काफ़ी डाउन हो जाएगा, वो काफ़ी अनप्रोडक्टिव होंगे। तो एक बार आप कह सकते हैं बीमारी जब हो जाए तो आपको पता ही है उस फैमिली का जो एक तरीके से इकोनॉमिक स्टेटस काफ़ी डाउन हो जाता है, क्योंकि सारे के सारे फैमिली मेंबर अनप्रोडक्टिव होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन लोगों के साथ में शेयर करनी है। अब चलते हैं लेप्रोसी, नेक्स्ट डिजीज लेप्रोसी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंसन्स डिजीज। ये एक साइंटिस्ट के नेम पे है, हैंसन्स डिजीज नेम इसका। तो आपको ध्यान रखना, लेप्रोसी है वो भी सेम माइकोबैक्टीरियम लेप्री नाम का एक बैक्टीरिया है ना। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी कोज कर रहा था, और लेप्री जो है ये लेप्रोसी कोज कर रहा है, और इसको हैंसन्स डिजीज बोल रहे हैं। तो ये तो कुछ जनरल क्वेश्चन है, हैंसन डिजीज, नेम ऑफ बैक्टीरिया। अब सिम्टम की बात करें तो ये जो डिजीज है फ्रेंड्स, ये अपने आप में स्किन और आपके जो नर्व्स हैं
उनसे रिलेटेड है। तो नर्व्स यानी स्किन के थ्रू ही ये बैक्टीरिया एक तरीके से अपना काम स्टार्ट करता है। तो देखो कैसे होता है, इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, तो हम बोलेंगे अपीयरेंस ऑफ लाइट कलर्ड पैचेज ऑन द स्किन। स्किन पर लाइट कलर के पैचेज हो जाएंगे, हल्के हल्के कलर के पैचेज, ऐसे निशान बन जाएंगे, ठीक है ना। और उन पैचेज में बाद में क्या होगा, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। जहां पे पैचेज हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई रेड कलर का पैच हो गया है, रेड पे है ना, लाइट कलर का, और उसको मैं टच कर रहा हूं तो उसकी सेंसिटिविटी भी बाद में कम हो जाएगी, यानी पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। वहां टच करेंगे तो पता नहीं चलेगा, ठीक है। यानी जो भी अफेक्टेड पार्ट है वहां पे लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, यानी जहां पे इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो वह लाइट कलर के पैचेज हो जाएंगे स्किन पे, और उस पैच वाले प्लेस पे सेंसेशन भी आपको फील नहीं होगा। साथ में पेशेंट को फीवर आने लगेगा और स्किन पे फिर इरप्शन होंगे। इरप्शन का मीनिंग एक तरीके से बल्ज आउट होगी स्किन, जैसे हमें कोई एक्ने हो जाता है ना, ठीक उसी तरीके से। और फिर क्या होगा, डिफॉर्मिटी ऑफ टोज एंड फिंगर्स। आपकी जो टोज एंड फिंगर्स हैं इनमें क्या होगा, कुछ डिफॉर्मिटी होगी। यहां ऐसे लगेगा कि यहाँ स्किन है वो नेक्रोटाइज हो रही है, स्किन खराब हो रही है, और स्किन ये ऐसे लग रही है जैसे आइस की तरह आपकी जो फिंगर से मेल्ट हो रही हैं, ऐसे धीरे धीरे हो जाएंगी। और अगर आप सर्च कर लेना आप मोबाइल पे अपने कि जो इसका जो फिगर है ना, देखेंगे पेशेंट को डायरेक्ट नहीं देखा है तो लेप्रोसी के पेशेंट के जो सिम्टम्स देखना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से टोज एंड फिंगर्स हैं वो एक तरीके से डिफॉर्म हो जाती हैं। तो वास्टिंग ऑफ फिंगर्स एंड टोज हो जाता है, इन फिंगर्स एंड टोज हैं वो गल के गिर जाती हैं। ऐसे पूरी की पूरी एक साथ नहीं गलेगी, ऐसे लगेगा यहाँ से नेक्रोटाइज हुआ और वो टिश्यू खराब होता जा रहा है और ये पूरी की पूरी एक तरीके से वास्टिंग हो जाएगी। तो बेटा ये काफ़ी ऐसी डिजीज़ है जो आप कह सकते हैं देखने में भी, पेशेंट को देखने में, हम देखेंगे पेशेंट को तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, पास में जाने से भी कतराएंगे, बट ऐसा नहीं करना है। लेकिन फिर भी देखिए पेशेंट के पास में जाएंगे तो बड़ी सावधानी से जाना है, बिकॉज ट्रांसमिशन हो सकता है हमें। कैसे, बोले इट स्प्रेड थ्रू नेजल डिस्चार्जेज, यानी पेशेंट के नोज से जो डिस्चार्ज आ रहा है, जैसे कॉमन कोल्ड में आता है वैसे ही उस नेजल डिस्चार्ज के कांटेक्ट में अगर हम आ गए तो उससे भी ये फैल सकती है। पेशेंट के कफिंग से, तो बोले बैक्टीरिया अंदर है, इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या कफिंग से भी हो सकता है, स्नीजिंग से भी हो सकता है। तो कफिंग, स्नीजिंग, नेजल डिस्चार्जेज इनसे हो सकता है। इवन स्पीकिंग, पेशेंट के साथ में बात करेंगे नजदीक बैठ के तो भी, तो आप कह सकते हैं ये हमारे अंदर एंटर कर सकता है। ऐसे ही ब्रोकन स्किन लेशन, पेशेंट से टच में आए और हमारे स्किन के अंदर मान लीजिए कोई कट लगा हुआ है, पहले से कोई घाव है, तो उसके थ्रू भी ये बैक्टीरिया हमारे अंदर एंटर कर सकता है। तो अल्टीमेटली कफ, स्नीज और स्पीकिंग पेशेंट के साथ में हो, जैसे ही पेशेंट ने कफ किया या स्नीज किया और नेजल डिस्चार्जेज उसका बाहर आया, कहीं कॉन्टेक्ट में आ गए, तो अल्टीमेटली हमें इन्फेक्शन होगा। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मल्टी ड्रग थेरेपी, ड्रग से इसको ठीक कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि DDS नाम का एक मेडिसिन है, डाई अमीनो डाइफिनाइल सल्फोन, एक केमिकल है जो एज ए मेडिसिन यूज होता है। हालांकि ये ज़्यादा यूज नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आजकल कुछ ट्रेंड है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो लेप्रोसी में ये DDS नाम का जो केमिकल है ये एज ए मेडिसिन यूज होता है। अदर मेडिसिन भी होती हैं जो हमें यहाँ नहीं पढ़नी है, बट फिर भी लेप्रोसी काफ़ी सीरियस डिजीज है। इसके बाद में चलते हैं बेटा कोलरा। कोलरा यानी इसका नेम सुना होगा, हिंदी में इसको हैजा बोलते हैं। काफ़ी एक कॉमन डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है, और वो ही हम अगर खाना अच्छे से नहीं खाएं तब ये होती है। और अच्छे से का मतलब जब हम घर पे खाते हैं तो मम्मी हाथ धो के, सब्जियों को धो करके हर तरीके से हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करती है। लेकिन शाम के टाइम में ज़्यादातर बच्चे जो स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए बाहर रह रहे हैं घर से, या फिर घर में ही रह रहे हैं लेकिन जिद करते हैं पापा मम्मी ने मैं तो बाहर कुछ फास्ट फूड खा के आऊँगा। तो फास्ट फूड अगर आप गलत जगह से खा रहे हैं, अगर वहाँ मान लीजिए हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन नहीं हो रही है, जो फूड सर्व कर रहा है उसने ग्लव्स नहीं पहन रखे हैं, वो पता नहीं उसने कहाँ कहाँ पर अपने हाथ टच किए होंगे, और उसके बाद में मान लीजिए वो हमें फूड सर्व कर रहा है, तो उससे हमें ये आ सकता है बैक्टीरिया। या फिर जो पानी यूज कर रहा है, जो वाटर यूज कर रहा है, वाटर कंटामिनेटेड हो सकता है, हमें नहीं पता। घर पे तो हम RO का पानी पीते हैं, लेकिन वहां पर तो हम उस पानी पूरी वाले से वो पानी भी पी जाते हैं, पता नहीं कहां से लेके आता होगा। तो फ्रेंड्स ये डिजीज काफी सीरियस डिजीज है जो आप कह सकते हैं फूड एंड वाटर के थ्रू ही स्प्रेड होती है। और इसका जो बैक्टीरिया है वो है विब्रियो कॉलेरी। विब्रियो नेम से आपको पता चला होगा कि विब्रियो का मीनिंग है, इस बैक्टीरिया का जो शेप है कोमा शेप्ड होता है, यानी ये जो बैक्टीरिया है कोमा शेप्ड होता है। तो कोमा शेप्ड के बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, विब्रियो। और कॉलेरी मींस इट कॉज द कॉलेरा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं विब्रियो कॉलेरी इसका बैक्टीरिया है। और ट्रांसमिशन कैसे होगा, मैंने अभी बता दिया, फूड एंड वाटर से, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, यानी फास्ट फूड खाने जाओ और कॉलेरा लेके आओ। और कॉलेरा फिर अब देखो आ जाएगा तो क्या सिम्टम आएंगे, सिम्टम क्या आएंगे, तो बोले पेशेंट स्टार्ट पासिंग स्टूल फ्रीक्वेंसी,
द पेशेंट स्टार्ट पासिंग स्टूल्स फ्रीक्वेंटली, स्टूल्स यानी जो एक बायोलॉजिकल टर्म है, यानी जो फिसेज होते हैं, यानी आप टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट कौन सा 2 नंबर वाला, तो उसमें जो स्टूल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार, एक बार जाते थे अभी 3-4 बार जाने लग गए, पेट में ऐसे बोलते हैं गैस हो गई है, गैस नहीं, कई बार ये बाहर का खाने से भी हो जाती है, तो स्टूल्स हैं वो फ्रीक्वेंटली पास होने लगते हैं, विच आर वाइट लाइक राइस वाटर। अब ये जो स्टूल्स हैं यानी जो आपका जो लैट्रिन है वो वाइट कलर का राइस वाटर जैसा होगा, तो ऐसा अगर मान लीजिए टॉयलेट हो गया तो इट मीन्स क्या है, क्या हो गया, कंफर्म है, तो आपका कोलेरा हो गया है। और रिपीटेड, और साथ में रिपीटेड वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग भी होने लगती है, यानी बॉडी के दोनों रास्तों से वॉमिटिंग एंड देन डायरिया, जो स्टूल है ना वो बार बार पास हो रहे हैं, और वो भी राइस वाटर जैसे, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स दोनों ही ये सिम्टम्स आने लगते हैं और इसका मीनिंग कंफर्म कोलेरा है। और इसकी वजह से क्या होगा, डायरिया तो हो ही रहा है, वॉमिटिंग भी हो रहा है, और अल्टीमेटली बॉडी में क्या हो जाएगा, डिहाइड्रेशन यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये हमें पता है, एंड वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों का ही लॉस हो जाता है, तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट की डेथ हो सकती है, ठीक है ना। इन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर की डेफिशिएंसी से क्या होगा, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट करेंगे रिप्लेसमेंट ऑफ लॉस्ट फ्लूइड एंड सॉल्ट, जो भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स लॉस्ट हो गए हैं, जो भी फ्लूइड बाहर निकल गया है, तो आप पिएंगे किसके थ्रू, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी यानी ओआरएस के थ्रू। ओरल रिहाइड्रेशन जो सॉल्ट होता है, एक तरीके से सॉल्यूशन होता है, वो बनाएंगे हम ओआरएस और उसको पिएंगे। अब वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, बोले हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, क्योंकि वॉमिटिंग के केस में आप इसको पी नहीं पाएंगे, तो वो फिर इंट्रावीनसली यानी वेंस में डायरेक्टली एक तरीके से इन्फ्यूजन के थ्रू ये इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड इंजेक्ट होंगे। तो फ्रेंड्स कोलेरा काफ़ी सीरियस है, अवेयरनेस की डिजीज है, बिकॉज यहाँ पर अवेयर होना है, आपको हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन करनी है, स्पेशली फूड एंड वाटर। बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज की सोसाइटी बाहर जो फास्ट फूड खाने के नाम पर कई बार इन्फेक्शन को ले आती है, अदर इन्फेक्शन को भी ले आती है, कोलेरा से ही मीनिंग नहीं है। अब चलते हैं डिफ्थीरिया। तो फ्रेंड्स डिफ्थीरिया जो डिजीज है ये स्पेशली बच्चों में काफ़ी प्रोन होती है, बच्चों को काफ़ी ये अफेक्ट करती है, और इसका जो बैक्टीरिया है वो है कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी, कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी। तो कॉर्निबैक्टीरियम डिफ्थीरी, जो डिफ्थेरी जो नेम आ रहा है इसी से पता चल जाएगा कि डिफ्थीरिया कोज करता है, बट फिर भी कॉर्निबैक्टीरियम पूरा नेम याद रखना है। एंड यूजुअली अफेक्टिंग चिल्ड्रन अप टू 5 ईयर्स ऑफ एज, यानी 5 साल के जो बच्चे हैं, 5 साल तक के बच्चे काफ़ी इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और उनको ये हो जाता है। अब सिम्टम क्या आएंगे, बोले ये जो डिफ्थीरिया का जो बैक्टीरिया है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्पेशली अफेक्ट करता है। तो होता क्या है, गले में खराश होती है, सोर थ्रोट, गले खराश हो जाती है गले में, साथ में फीवर आएगा, है ना, चिल्स विथ माइल्ड फीवर, हल्का सा फीवर आएगा लेकिन चिल्स आएंगे, है ना। ऐसे ही समटाइम्स वॉमिटिंग एंड हेडेक भी होता है कुछ टाइम में, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप कह सकते हैं सोर थ्रोट हो रहा है, चिल्स हो रहे हैं, ये किसी भी इन्फेक्शन में हो सकते हैं। बट जो अगला जो यहाँ पर जो मेन आप कह सकते हैं वो देखिए, थ्रोट एंड टॉन्सिल जो शो ग्रे कलर्ड मेम्ब्रेन, थ्रोट के अंदर टॉन्सिल्स के आसपास में एक ग्रे कलर का मेम्ब्रेन, माउथ ओपन करेंगे तो ग्रे कलर का एक मेम्ब्रेन शो होगा। तो ये ग्रे कलर्ड मेम्ब्रेन है, एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका डिफ्थीरिया का। इसको हम आप कह सकते हैं ग्रे कलर्ड मेम्ब्रेन को, एक मेम्ब्रेन बन गई है, तो ये तो ऊपर वाले ने तो नहीं बनाई, आर्टिफिशियली बनी है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन किससे बनी है, तो इसको आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बोल सकते हैं, इट इज अ आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन। तो इन विच डिजीज एंड आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन प्रोड्यूस्ड इन दी थ्रोट, तो हम बोलेंगे डिफ्थीरिया। डिफ्थीरिया में आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन बन जाता है जो ग्रे कलर का होता है। अब आप कह सकते हैं ये जो मेम्ब्रेन है विच में स्प्रेड डाउन एंड कोज हॉर्सनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, नीचे की तरफ फेरिंग्स में नीचे की तरफ जा सकती है, जिसकी वजह से हॉर्सनेस यानी आवाज काफी भारी हो जाएगी, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी डिफिकल्टी हो सकती है। तो ड्यू टू दिस आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन, ड्यू टू दिस ग्रे कलर्ड मेम्ब्रेन इन द थ्रोट, हॉर्सनेस एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग भी पॉसिबल है। तो ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये डिजीज है, बच्चों में होता है, लेकिन इसके लिए आप कह सकते हैं बच्चों को अगर इससे रोकना है, बचाना है, तो वैसे तो इन्वेस्टिगेशन एक सिक टेस्ट है जो आपकी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि सिक टेस्ट इज द इन्वेस्टिगेशन टेस्ट फॉर द डिफ्थीरिया। बट प्रिवेंशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीपीटी वैक्सीन लगती है, जो आप कह सकते हैं डीपीटी वैक्सीन फर्स्ट 6 वीक में ही लग जाती है, फर्स्ट 6 वीक ऑफ द बर्थ,
यानी बर्थ के बाद में जो फर्स्ट 6 वीक हैं, यानी जो शुरू के जो 1.5 महीना है, 1.5 मंथ, उसी में इसकी लगती हैं। और डीपीटी का जो फुल फॉर्म है वो है डी फॉर डिप्थीरिया, पी फॉर पर्टोसिस एंड टी फॉर टिटनेस, जो अभी आगे आएंगे दोनों डिजीज। डिप्थीरिया तो हमने पढ़ लिया है। तो इस तरीके से ये तीनों डिजीज का एक तरीके से प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिप्थीरिया है वो बच्चों का एक इन्फेक्शन है कॉमनली, और इससे बचने के लिए डीपीटी का वैक्सीन बहुत जरूरी है, जो गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट है ना एक तरीके से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रखा है। अब चलते हैं टिटेनस, जिसको लॉक जॉ डिजीज बोलते हैं। जॉ लॉक हो गया, यानी कोई लॉक लगा के चला गया, तो लॉक लगा के चले गए, तो अब मम्मी किचन में लॉक लगा के चली जाए तो हम खाएंगे क्या। लेकिन मान लीजिए उस केस में तो हम पड़ोसी हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आंटी से कि कुछ दे दीजिए, खा लेंगे। लेकिन अगर यहाँ लॉक हो गया तो क्या होगा, तो बोले जो ही अगर लॉक हो गया तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे, तो देखो पेशेंट भूख के मारे भी मर सकता है इसमें। हालांकि कुछ अदर सिम्टम आएंगे, काफ़ी सीरियस डिजीज है ये, मजाक में लेने वाली बात नहीं है। पहले इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन आजकल ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सीवियर केस में भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। तो यहाँ जो पैथोजन है वो है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई। क्लॉस्ट्रीडियम का एक अनदर बैक्टीरिया और होता है, उसका नाम है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेम सुना होगा, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो क्या कोज करता है बेटा, फूड पॉइजनिंग। यानी एक तरीके से यहां पर जो फूड पॉइजनिंग हो जाती है वो किसकी वजह से हो रही है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से। तो फूड पॉइजनिंग का रीजन है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम, बट जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई है इट कॉज टिटेनस। टिटेनस अलग डिजीज है, फूड पॉइजनिंग आप कह सकते हैं। ये बैक्टीरिया जो है इट रिलीज एक्सोटॉक्सिन, एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। एक्सोटॉक्सिन मींस अपनी बॉडी से बाहर, जहां पर भी होगा फूड में अगर है तो एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करेगा, और उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग होगी, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं डेथ हो सकती है। काफी चांसेस हैं अगर पॉइजन ज्यादा अमाउंट में है तो यहाँ पर भी ऐसे ही ये जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में एंटर करके ऐसा ही एक एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है, और उस एक्सोटॉक्सिन को हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन। तो यहाँ हम बोलेंगे दिस बैक्टीरियम प्रोड्यूसेज ए न्यूरोटॉक्सिन, जो नर्व को अफेक्ट करेगा, यानी ब्रेन को अफेक्ट करेगा। एंड इस न्यूरोटॉक्सिन का नाम है टिटेनोस्पाज्मिन। टिटेनोस्पाज्मिन, देखो नेम में ही पता चला स्पाज्म कोज कर रहा है, यानी हमारी मांसपेशियों को अंदर एक कांस्टेंट स्पाज्म कर देगा। तो ये हम आगे इसके सिम्टम्स में पढ़ेंगे, बट आपको ध्यान रखना है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनाई रिलीज प्रोड्यूसेज ए न्यूरोटॉक्सिन व्हिच इज कॉल्ड टिटेनोस्पाज्मिन, एंड दिस टिटेनोस्पाज्मिन यानी दिस न्यूरोटॉक्सिन एक्ट्स एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का मतलब कि हमारी जो मसल्स हैं, ये मान लीजिए हमारी मसल है, और मसल जैसे मान लीजिए इस मसल बाइसेप वाला मसल ही है मान लीजिए, और इस मसल के पास में यहाँ पर ब्रेन से एक नर्व आ रही है, यहाँ पर मसल्स इस नर्व से ऐसे कनेक्टेड है। तो फ्रेंड्स नर्व यहाँ पर इस मसल से कनेक्टेड है, तो यहाँ पर देखो ये क्या करता है न्यूरोटॉक्सिन, दिस न्यूरोटॉक्सिन एट ए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी न्यूरो और ये मसल्स इसके बीच का जो जंक्शन है इसको बोल रहे हैं न्यूरो मसल जंक्शन, यहां पर एक्ट कर रही है, यानी नर्व के काम में इंटरफेयर कर रही है ये टॉक्सिन। तो दिस टॉक्सिन अफेक्ट्स वॉलंटरी मसल्स, स्पेशली मेनली वॉलंटरी मसल्स, यानी जो हमारे कंट्रोल में है उन मसल्स को ये टॉक्सिन जनरली क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या सिम्टम आएंगे, तो बोले सिम्टम आएंगे। फर्स्ट इंडिकेशन क्या है टिटनेस का, तो फर्स्ट इंडिकेशन जब बड़ा इंपॉर्टेंट है, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, मतलब बड़ा ही मूड इरिटेबल मूड रहेगा, और रेस्टलेसनेस बिल्कुल थकान रहेगी ऐसे, ठीक है ना, आराम नहीं महसूस होगा, ठीक है, इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस। एंड द नेक बिकम स्टिफ, गर्दन है वो टाइट हो जाएगी, पहला सिम्टम भाई। इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, बट गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी अजीब सी। एंड देयर इज ए डिफिकल्टी इन च्यूइंग एंड स्वेलोइंग, चबाने में, च्यूइंग में एंड स्वेलोइंग में, निगलने में डिफिकल्टी आने लगेगी, यानी सबसे पहला इफेक्ट यहीं आ गया, नेक में आ गया, जॉ में आ गया। तो सब्सिक्वेंटली इसके बाद में क्या होगा, स्पाज्म ऑफ मसल्स ऑफ द जॉ एंड फेस एंड जॉ की जो मसल्स उनमें स्पाज्म हो जाएगा, यानी अब मुंह आपका खुलेगा नहीं, ठीक है ना। एंड दिस लॉक द जॉ, है ना, दिस लॉक जॉ अकर्स, एंड इस तरीके से आप कह सकते हैं टेक प्लेस एंड दिस लॉक जॉ, यानी एक तरीके से लॉक जो हो जाता है। तो इसका मीनिंग देखो,
बैक्टीरिया ने इन्फेक्शन किया, और इन्फेक्शन कैसे हुआ अभी हम पढ़ेंगे। इन्फेक्शन जनरली आप कह सकते हैं टिटनेस मानते हैं कि कोई कट लग जाता है, डीप कट लग जाता है, तो टिटनेस का बैक्टीरिया एवरीवेयर प्रेजेंट है, स्पेशली जो रस्टिंग आयरन है, रस्टेड आयरन उसमें तो है ही, लेकिन एवरीवेयर प्रेजेंट है, तो कट से वो बॉडी में एंटर करता है और काफी टाइम के बाद में वो मान लीजिए हमारी नर्व तक पहुंच जाता है। तो नर्व में पहुंचने के बाद में वो न्यूरोमस्कुलर यानी मसल्स और नर्व पे एक्ट कर रहा है एक तरीके से, और ये आप कह सकते हैं पहला सिम्टम ये है, नेक में स्टिफनेस होगी और साथ में च्यूइंग एंड स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आएगी, और उसके बाद में जॉ मसल्स और फेस मसल्स में स्पाज्म होगा। अब आपका लॉक जो है वो लॉक हो जाएगा, अब आप खा नहीं सकते। और इसके अलावा क्या होगा, सस्टेन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द बॉडी मसल्स, बॉडी की जितनी भी मसल्स हैं वॉलंटरी मसल्स, उसमें एक सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, मीनिंग अब रिलैक्स होंगी नहीं, पूरा का पूरा बॉडी टाइट हो जाएगा। हैंस दिस डिजीज इज वेरी फैटल, यानी फैटल डिजीज है, और इस डिजीज में सीवियर पेन होता है। जब पूरी बॉडी ही टाइट हो गई, पूरी बॉडी की मसल्स हैं वो स्पाज्म हो गया उनमें, तो आप देखिए कितना पावरफुल पेन होगा। हमारी पर्टिकुलर मसल्स में नाइट में सोते समय क्रैम्प आ जाता है नाइट में, तो उस क्रैम्प से कितना प्रॉब्लम होती है हमें। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल पूरी बॉडी की यानी ऑल जो वॉलंटरी मसल्स में अगर मान लीजिए स्पाज्म हो गया, तो उस केस में कितना ज़्यादा सीवियर पेन होगा। तो आप इसको प्रिडिक्ट मतलब पहले फील भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना पेन होगा। तो देखिए इस डिजीज से बचने के लिए, यानी जब इन्फेक्शन हो गया है, तो एंटी टिटनस सीरम एटीएस यानी रेडीमेड एंटीबॉडीज, एंटी टिटनस सीरम का मीनिंग क्या है, रेडीमेड एंटीबॉडीज फॉर द टिटनस, रेडीमेड एंटीबॉडीज। आगे हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये सब, है ना, पैसिव इम्यूनिटी, यानी एक तरीके से डायरेक्ट रेडीमेड एंटीबॉडीज हम दे रहे हैं उसको, ताकि वो बैक्टीरिया न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे, टिटनस टॉक्सोइड, यानी ये एक तरीके से वैक्सीन है, इट इज ए वैक्सीन, और इसमें टिटनस का टॉक्सोइड है। टॉक्सोइड का मीनिंग क्या है बेटा, इसमें टिटनस का न्यूट्रलाइज्ड टॉक्सिन है। टिटनस के बैक्टीरिया ने टॉक्सिन रिलीज किया, दैट इज न्यूरोस्पाज्मिन जिसका नेम था, ठीक है ना, न्यूरोटॉक्सिन था वो। तो बेटा वो जो टॉक्सिन था वो क्या है, टिटेनोस्पाज्मिन, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज करने के बाद में अब बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, तो हमारे अंदर इम्यूनिटी बनेगी, यानी एक्टिव इम्यूनिटी बन जाएगी। और यहां पर अगर मान लीजिए डिजीज हो गया है ना, डिजीज के सिम्टम आने लग गए हैं, तो ये एंटी टिटनस सीरम यूज किया जाता है। तो इस तरीके से ये डिजीज भी काफी सीरियस डिजीज है। अब देखिए नेक्स्ट जो डिजीज है दैट इज पर्टूसिस। अभी हमने बोला था डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया में डीपीटी का वैक्सीन लगता है। तो जो P4 पर्टूसिस था, पर्टूसिस को वुफिंग कब बोलते हैं, यानी एक तरीके से जब वुफ वुफ साउंड आने लगता है। अब काफी ज्यादा सीरियस डिजीज है, बच्चों में काफी प्रोन है। तो इसका जो पैथोजन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मींस बोर्डेटेला पर्टूसिस नेम का जो बैक्टीरिया है दैट कोज पर्टूसिस, यानी वुफिंग कफ इसी की वजह से होता है। और अफेक्टेड ऑर्गन यानी किन कौन से ऑर्गन को, तो नेम पता है, कफ हो रहा है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करेगा, सोचने की जरूरत नहीं है। सिम्टम क्या आएंगे, परसिस्टेंट लार्ज बॉट्स ऑफ कफ, लगातार बहुत तेज खांसी आएगी, है ना, और आती रहेगी और वुफ वुफ की आवाज आएगी, ऐसे लगेगा फेफड़ों के अंदर बूफर बज रहा है, ठीक है ना, यानी अपने आप ही फेफड़ों का जो बास है वो इंक्रीज हो रहा है। अब बेटा नेक्स्ट जो डिजीज है सिफिलिस, ये काफी सीरियस डिजीज है और इसको फ्रेंच पॉक्स बोलते हैं। हालांकि जिस स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स दे आर वायरल डिजीजेज, बट ये सिफिलिस बैक्टीरियल डिजीजेज है और इसको फ्रेंच पॉक्स बोल रहे हैं। ये कुछ कॉमन नेम है इसका, आप इसको याद रख सकते हैं। बट द नेम ऑफ द बैक्टीरियम विच कॉज सिफिलिस वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम कोज सिफिलिस, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये कौन से ऑर्गन को बोले, जेनिटल ऑर्गन को मेनली अफेक्ट करता है, हालांकि अदर ऑर्गन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बाद में, बट इनिशियली इट अफेक्ट दी जेनिटल ऑर्गन्स। जेनिटल ऑर्गन्स आप जानते हैं मेल और फीमेल के अंदर ये अफेक्ट कर सकता है। सिम्टम्स क्या आएंगे, राउंड एलिवेटेड अल्सर ऑन जेनिटल ऑर्गन, जेनिटल ऑर्गन पे राउंड कर, है ना, शेप के होंगे और एलिवेटेड यानी अल्सर हो जाएंगे, वहां पे घाव हो जाएंगे। और बेटा ये इसलिए आप कह सकते हैं ये एसटीडी डिजीज है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिशन से ये स्प्रेड होता है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, बोले सेक्सुअल इंटरकोर्स, बाइसेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड है, तो दूसरे पर्सन को कैसे जाएगा, सेक्सुअल इंटरकोर्स से, हेंस इट इज कॉल्ड एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोलेंगे इसको, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये स्प्रेड होता है। तो अब इसका इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टेस्ट है वीडीआरएल टेस्ट। वीडीआरएल टेस्ट कंपटीशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, टेस्ट का नेम पता होना चाहिए। फुल नेम देखिए, वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट, यानी लेबोरेटरी के अंदर वेनरल डिजीज, यानी वेनरल डिजीज का मीनिंग होता है जो सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज होती है उसको वेनरल डिजीज बोलते हैं, ठीक है ना। वेनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। और यहां पर आपको ये ध्यान रखना है
VDRL फॉर दी सिफिलिस। तो सिफिलिस अपने आप में काफ़ी, तो एक प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स होना चाहिए। प्रोटेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स का मीनिंग यह है कि मान लीजिए कोई भी अनसेफ इंटरकोर्स है तो उस केस में आपको जैसे बैरियर वगैरह यूज करनी चाहिए, लाइक कंडोम वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे ही गोनोरिया भी एक सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज, ये बैक्टीरिया है नाइसीरिया गोनोराई। नाइसीरिया गोनोराई तो मीन्स ये भी एक सीरियस डिजीज है। और सेम आप कह सकते हैं मेल के अंदर, तो आप कह सकते हैं इन्फेक्शन इन द यूरेथ्रा, यानी पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा है उसके अंदर ये इन्फेक्शन हो जाता है। और उसकी वजह से क्या, डिस्चार्ज ऑफ वाइट थिक फ्लूइड, और उसके यूरिन के साथ में एक थिक फ्लूइड आने लगेगा, ठीक है ना, यूरेथ्रा से। और साथ में पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन होगा तो पेन भी होगा। तो वाइट थिक फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन, ये दो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है मेल के अंदर, ठीक है ना, गोनोरिया के लिए। और फीमेल के अंदर इन्फेक्शन ऑफ सर्विक्स, यानी वेजाइनल कैनाल से भी आगे जो सर्विक्स है, जो फर्स्ट पार्ट ऑफ यूटेरस है, उसमें हो सकता है। और पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग मैच्योरेशन, यानी ड्यूरिंग मैच्योरेशन के टाइम में बर्निंग और पेन सेंसेशन हो रहा है तो इट मीन्स क्या होगा, ये चांसेस हैं कि गोनोरिया है। तो इस तरीके से बेटा ये भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इट इज आल्सो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो इसलिए आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स यहाँ ये जो दोनों डिजीजेज हैं, स्पेशली सिफिलिस एंड गोनोरिया, इसके लिए सोशल अवेयरनेस है। मीन्स यहाँ आपको ध्यान रखना है, अगर किसी फीमेल को हो और उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है उसको ना हो, उससे बचने के लिए क्या करना है, उसको मतलब फिजिकल बैरियर यानी कंडोम यूज करना है, जिससे क्या होगा, डिजीज स्प्रेड नहीं होगा। और साथ में इस डिजीज को अवॉइड नहीं करना है। अगर ऐसे सिम्टम किसी में आते हैं मेल और फीमेल में, यानी गोनोरिया के सिम्टम या फिर सिफिलिस के सिम्टम, सिफिलिस में तो अल्सर हो रहे हैं ना जेनिटल ऑर्गन पे, तो अल्सर्स अगर हो रहे हैं किसी को, और साथ में मान लीजिए किसी को ऐसे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, मेल में भी है, ठीक है ना, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन हो रहा है, फीमेल में भी इस तरीके से हो रहा है, तो कंसल्ट योर डॉक्टर, उसको बताएं बेझिझक की ऐसी परेशानी है, क्योंकि दीज डिजीजेज वेरी सीरियस, अगर इनको ट्रीट नहीं करते हैं तो आगे चल के ये अनट्रीटेबल, नॉन क्योरेबल हो सकते हैं, अनक्योरेबल हो सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते फिर इनको, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेज में आप करेंगे ना, मतलब बिना नुकसान उठाए इनिशियल स्टेज में ही इनको ठीक करना होता है। तो फ्रेंड्स अभी ये जो जितनी भी बैक्टीरियल डिजीजेज थी, नियर अबाउट 11 डिजीजेज हमने डिस्कस किया, तो ये ही आपके सिलेबस में है और इतनी ही बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी, बिकॉज इसमें मैंने कुछ भी कंटेंट नहीं छोड़ा है। मतलब जो कंपटीशन के हिसाब से, चाहे नीट का हो, चाहे आप कह सकते हैं आरपीएससी का कोई एग्जाम हो, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जो टीचर्स के लिए एग्जाम हो, या फिर स्पेशली 11th का जो 12th का जो सेकेंड टर्म है उसका सीबीएसई बोर्ड का, या फिर राजस्थान बोर्ड का, या फिर किसी भी बोर्ड के अंदर मान लीजिए ह्यूमन डिजीजेज हैं, तो ये अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस क्लास को आपको पूरी तरीके से तैयार करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेकिन जाने से पहले इतना ही कहूँगा, बायो वाले गुरुजी चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।